morning students. Today we'll start with the last unit of this microeconomics, that is unit 7. 7th unit हमारे पास कौन सी है? Forms of market and price determination under perfect competition. लेकिन आज के टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं इकोनॉमी की और किस किस तरह से वो मार्केट्स जो हैं जो बायर्स हैं उनके साथ डील करती हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ मार्केट को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है दैट व्हाट इज मार्केट। व्हाट मार्केट इज ऑल अबाउट। मार्केट हम बोलते किसको है, राइट। तो मार्केट क्या होता है? जैसे हम इमेजिन करते हैं कि मार्केट जाना है या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पर्टिकुलर लोकेशन को ही हम मार्केट बोलते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको ये समझना जरूरी है कि मार्केट क्या होता है। मार्केट इज अ सिस्टम और अरेंजमेंट इन विच बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जहां पर बायर्स और सेलर्स आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं और किस तरह की पर्पस क्या होता है उस डीलिंग का, फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। मेन मकसद क्या होता है? सेलर्स और बायर्स जब कॉन्टैक्ट में आते हैं, इनका मेन मकसद होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना, राइट। तो जहां पर भी बायर्स और सेलर्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं एक पर्पस के साथ, दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्केट। इट इज अ सिस्टम और द अरेंजमेंट। इट इज नॉट रेफर टू एनी काइंड ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कोई पर्टिकुलर एरिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम बात नहीं करेंगे, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को हम मार्केट नहीं बोलेंगे, राइट। तो जो सिस्टम होता है, जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? मार्केट बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर जो रिलेटेड पोर्शन में शो हुआ था कि मोनोपोली और जो आपके ये मार्केट्स हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमें रिवेन्यू चैप्टर में तो हमने डिस्कस किया था कि ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं। एक्चुअली जो ये सिलेबस है ये रैशनलाइज्ड हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे लिए एक नॉलेज के लिए भी इन सब को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि हम किस किस मार्केट, कौन कौन सी मार्केट होती है और हम इसको किस तरह से स्टडी करते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। तो इन सब को समझने के लिए आपको मार्केट्स को जानना ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस में भी है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट को। उसके बाद सेकंड हमारी आती है मोनोपोली, थर्ड मोनोपोलिस्टिक एंड फोर्थ वन इज ओलिगोपोली, राइट। तो ये फोर्थ जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। स्टूडेंट्स देखो, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट मार्केट, राइट। वैसे हम एक्चुअल लाइफ में देखते हैं तो कोई भी जो हम फीचर्स इसमें पढ़ने वाले हैं तो ऐसी कोई मार्केट नहीं होती थी, लेकिन पहले हम इसका एग्जाम्पल ले सकते थे वीट। हम पहले फीचर्स पढ़ते हैं, उसके बारे में बाद में आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हुआ। मार्केट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, समझने के लिए उसके फीचर्स को समझना जरूरी है। Perfectly competition market is that type of market in which there are large number of buyers and large number of sellers. तो ये एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें क्या होता है? large number of buyers and sellers. इसमें क्या होता है? बहुत सारे बायर्स हैं और सेलर्स हैं, मतलब जो क्वांटम ऑफ बायर्स और सेलर्स का है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि जो एक इंडस्ट्री है,
इंडस्ट्री के आगे बहुत सारी फर्म्स हैं और उसमें बहुत सारे सेलर्स काम कर रहे हैं। इकोनॉमी में उस मार्केट से जो खरीदने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बायर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा है। बायर्स भी ज़्यादा है, सेलर्स भी ज़्यादा है, एंड दे आर सेलिंग, सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? विच इज ऑफ सिमिलर नेचर, यानी कि साइज, वेट, शेप जो है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, सिमिलर होता है। दैट प्रोडक्ट, दैट व्हाट वी कॉल्ड होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी कि सेलर्स भी ज्यादा है, बायर्स भी ज्यादा है, एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोडक्ट्स को वो सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट, बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। और इसका एक और फीचर क्या है कि इनको मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, दोनों को, बायर्स को भी और सेलर्स को भी मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का सेल हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज नोन बाय बोथ प्रोड्यूसर एंड द सेलर्स। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब ये नेक्स्ट फीचर कौन सा है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी फर्म है, राइट, कोई भी फर्म मार्केट में कभी भी एंटर कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के आगे बहुत सारी फर्म्स हैं, क्योंकि फर्म्स को मिलाकर ही इंडस्ट्री बनती है, राइट। तो कोई भी फर्म कभी भी मार्केट में एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म कभी भी मार्केट को छोड़कर जा सकती है। ये एक इसका फीचर है और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का। एंड नेक्स्ट फीचर हमारे पास है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक्स। कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता, यानी कि अगर एक सिंगल फर्म डिसीजन लेती है तो उसका इम्पैक्ट बाकी सारे फर्म्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, राइट। मतलब इंडिपेंडेंट, जैसे आप कह लीजिए कि ओशन में एक ड्रॉप कोई भी अगर डिसीजन लेती है तो पूरी ओशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरह से अगर कोई सिंगल फर्म कोई भी डिसीजन लेती है तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता है। कोई भी फर्म मार्केट में कभी भी एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म कभी भी मार्केट को छोड़कर जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है परफेक्ट मोबिलिटी, जो इसका नेक्स्ट फीचर है, दैट इज व्हाट कॉल्ड परफेक्ट मोबिलिटी। अब मोबाइल कौन करेगा? कौन से फैक्टर से प्रोडक्शन मूव कर सकते हैं? लेबर ही एक फैक्टर है जो मूव कर सकता है, ना लैंड मूव कर सकती है, ना आपके पास कैपिटल मूव कर सकती है, ना ही ऑनर यानी कि एंटरप्रेन्योर मूव कर सकता है। जो लेबर है वो भी कभी भी किसी भी फर्म में जा सकती है, मूव कर सकती है। परफेक्ट मोबिलिटी इज देयर। एंड नेक्स्ट इज नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कोई भी इसकी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, राइट। एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो फर्म्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, सारे के सारे फर्म्स के जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। कॉस्ट का डिफरेंस कहाँ पर आ सकता है? अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो तो, जैसे जितनी ज़्यादा कोई मार्केट दूर पड़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें ऐड हो जाती है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है कि कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। एक और इसका फीचर रहेगा कि इन दिस टाइप ऑफ मार्केट इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर, यानी कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री
डिसाइडेड प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करें। अब ये फीचर को मैं डिस्क्राइब करते हुए बना रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक ग्राफ बनाया है x और y, यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्राइस और इस तरफ मैं ले रही हूँ क्वांटिटी, राइट। और जो प्राइसेस हैं किसी भी मार्केट में वो किस तरह से सेट होते हैं? थ्रू मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी हैं? मार्केट फोर्सेस हमारे पास है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर डिमांड और सप्लाई सेट होते हैं वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी सेट हो जाती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ओक्यू, यानी मार्केट में जितनी डिमांड हो रही है और जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो रहे हैं, राइट। तो मैंने ये जो बनाया है ये बना दिया इंडस्ट्री का, ठीक है। आगे जो इंडस्ट्री के आगे जितनी भी फर्म्स होंगी, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ना लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं वेरियस फर्म्स हैं ए बी एंड सी। जो ये वेरियस फर्म्स हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस और इस तरफ भी क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो जो भी मार्केट में प्राइस जो डिसाइड हुए हैं उन्हीं प्राइस पर, उन्हीं ओपी प्राइस पर सारी की सारी फर्म्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगी, यानी कि ओपी प्राइस पर ही अपने प्रोडक्ट्स को वो सेल करेंगी, ठीक है। अगर कोई फर्म प्राइसेस को थोड़ा सा अप कर लेती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, अगर आपको याद हो तो, है ना। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पर जो ओपी प्राइस है इस पर प्रोडक्ट्स को सेल किया जा रहा है, और अगर कोई भी फर्म प्राइसेस को थोड़ा सा अप करती है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट या प्रॉफिट को ज्यादा गेन करने के लिए, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? जीरो, अगर वो प्राइसेस को थोड़ा सा भी अप करती है तो, क्योंकि ऑल द फर्म्स आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, उनको परफेक्ट नॉलेज है। अगर कोई भी फर्म थोड़ा सा भी प्राइसेस को अप करेगी तो उसकी डिमांड जीरो हो जाएगी। अगर कोई भी फर्म मार्केट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइस को थोड़ा डाउन करती है, ओपी टू प्राइस कर देती है, यानी कि प्राइसेस को अगर वो डाउन कर देती है, तो ऐसी फर्म जो है वो लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ऐसी फर्म लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो इसीलिए जो फर्म्स हैं उनके लिए कंपल्सरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि जो इंडस्ट्री ने ओपी प्राइस सेट किए हैं उसी ओपी प्राइस पर ही अपने प्रोडक्ट्स को वो सेल करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसी फर्म जो कि प्राइसेस को अप या डाउन करती है तो वो लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। शॉर्ट रन में तो जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, और लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। लेकिन जो लॉन्ग रन में सारी की सारी फर्म्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। लॉन्ग रन में सारी की सारी फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा कि शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस भी बियर करना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों? ठीक है, अब इसका रीजन जानते हैं।
मान लीजिए शॉर्ट रन में फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एक्सेस प्रॉफिट गेन हो रहे हैं फर्म्स को, तो ऐसे प्रॉफिट को देखते हुए नई फर्म मार्केट में एंटर कर जाएंगी, क्योंकि इसका एक फीचर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नई फर्म्स मार्केट में एंट्री कर जाएंगी। अब जब नई फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड जो है उसके अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। अब जब सप्लाई ज्यादा होगी, एक्सेस होगी, तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उस अकॉर्डिंगली नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस जो है वो डाउन हो जाएंगे। प्राइस डाउन होने से क्या होगा, अगर प्राइस डाउन हो गए तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन, ठीक है, मतलब शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। प्राइस के गिरने से, प्राइस के फॉल होने से क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। अब क्योंकि ये कब हुआ, फिर से नॉर्मल प्रॉफिट की साइड आ गया, यानी कि बैलेंस बन गया, स्मूथ बन गया। अब फ्री एंट्री एंड एग्जिट इसका जो फीचर है। अब जो नेक्स्ट है कि अगर शॉर्ट रन में लॉस बियर हो रहा है, ठीक है, अब लॉस बियर हो रहा है तो क्या होगा, काफी फर्म्स ऐसी होंगी कि मार्केट में लॉस होना शुरू हो गया, तो ऐसी फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को छोड़कर जाना शुरू हो जाएंगी। अगर छोड़कर जाएंगी तो क्या होगा, जो सप्लाई एक्सेस हो रही थी, ठीक है, सप्लाई एक्सेस है, डिमांड उतनी नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। प्राइस बढ़ने के साथ क्या होगा, फिर से जितनी फर्म्स को मार्केट में एग्जिस्ट करना होगा वो उतनी ही एग्जिस्ट करेंगी। प्राइसेस के बढ़ने से फिर से क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाएगा मार्केट में। तो इस तरह से अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन मार्केट में अराइज होती है तो वो अब मार्केट जो है अपने आप को फिर से बैलेंस कर लेगी और सिचुएशन फिर से नॉर्मल प्रॉफिट की साइड ही आ जाएगी। तो इस तरह से करते करते, क्योंकि लॉन्ग रन कैसे बनेगा, शॉर्ट रन को कंबाइन करके ही तो लॉन्ग रन बनता है, तो लॉन्ग रन में हमेशा सारी की सारी फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिएगा, और ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली सारा क्लियर कर दिया कि किस तरह से सिचुएशन होगी। अच्छा, एक इसका रह गया, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो डिमांड कर्व है वो तो आपको पता चल गया कि डिमांड कर्व कैसा होगा। जैसे मैंने बताया, डिमांड कर्व होगा परफेक्टली इलास्टिक, इन्फिनिटी, यानी कि अगर प्राइस ओपी रहे तो क्वांटिटी जितनी मर्जी सेल हो सकती है, ठीक है। और इसका जैसे हम कर चुके हैं रिवेन्यू वाले में भी कि AR, MR जो और प्राइस जो है वो इक्वल रहते हैं। इसी को तो जो ये कर्व है इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यू कर्व, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व और प्राइस, तीनों इसमें इक्वल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि TR इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। रिवेन्यू वाले चैप्टर में भी हमने किया था कि हर प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। प्राइस 5 है। AR कर्व को हम डिमांड कर्व या रिवेन्यू कर्व भी बोलते हैं या प्राइस लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस, और डिमांड कर्व इस मार्केट का कैसे हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मीनिंग होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारी जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फिनिश होती है, राइट। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स मोनोपोली मार्केट, राइट। तो अब हम किसकी साइड मूव करेंगे, अब हम करने वाले हैं
करने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली का मतलब होता है मोनो। मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है। मोनो का मीनिंग क्या होता है? सिंगल। यानी कि ये एक ऐसी मार्केट है, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इसका ये फीचर है, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इसका ये एक मेन फीचर है मोनोपोली मार्केट का। मोनोपोली मार्केट इज दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच देयर आर सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ऐसी मार्केट कौन सी है? जैसे कि रेलवेज का हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में मैंने आपको बताया था व्हीट पहले एग्जांपल होता था, लेकिन व्हीट में भी काफी सारी वैरायटीज आ गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट अब कोई नहीं है, एक जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। हर कोई प्रोडक्ट किसी न किसी फॉर्म में एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और जो मोनोपोली मार्केट है इसमें सिंगल सेलर, ठीक है, सिंगल सेलर। आज की डेट में हम एग्जांपल ले सकते हैं रेलवेज का, या जो पावर सप्लाई है, अगर आपके एरिया में सिर्फ एक ही सेलर होगा, दूसरा कोई और सेलर नहीं है पावर सप्लाई का, राइट। तो हम इसका यहाँ पे ये एग्जांपल ले सकते हैं, सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ये इसका एक फीचर है। और एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। कोई भी मोनोपोली मार्केट में जो है कोई भी इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट सेलर सेल कर रहा है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। एंड कोई भी फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर सकती है क्योंकि सिंगल सेलर है। और देयर इज ऑलवेज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑलवेज देयर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमेशा रहेगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बायर्स से अलग अलग प्राइस लेना, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेलवे में कैसा है? वैसे तो ये एक सोशल वेलफेयर के लिए, लेकिन हम अपने एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि बच्चों की टिकट के चार्जेस अलग हैं, ओल्ड एज के चार्जेस यानी कि सीनियर सिटीजन के चार्जेस अलग हैं, एडल्ट के चार्जेस अलग हैं, हैंडीकैप्ड के चार्जेस अलग हैं, नेवी के लिए अलग हैं, है ना, आर्मी पर्सन्स के लिए चार्जेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यानी कि सेम सर्विस के लिए अलग अलग, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बायर से अलग अलग चार्ज किया जा रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑलवेज देयर। तो यहाँ पर हमारा भी सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, और कोई भी फर्म नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नो फ्री एंट्री यानी कि एग्जिट तो नहीं होगा, नो फ्री एंट्री, कोई भी फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर सकती है। क्योंकि हो सकता है जैसे आप रेलवेज को compete करने के लिए कितने लार्ज लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कोई भी ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि कॉपीराइट है, गवर्नमेंट की तरफ से पेटेंट मिला हुआ है, तो इस तरह से भी मोनोपोली मार्केट सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो फीचर आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। ऑब्वियसली जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, न्यू एंट्री, जो न्यू फर्म्स हैं वो इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकती। और एक और है सिंगल सेलर है, तो इसका क्या मतलब है कि फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, पूरी तरह से प्राइसेस के ऊपर फुल कंट्रोल होगा, फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस हम बोल सकते हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमेशा रहेगा। और इस फॉर्म ऑफ मार्केट में जो डिमांड कर्व रहेगा वो कैसा रहेगा? डिमांड कर्व इज ऑलवेज
प्राइजेस को जब डाउन करेगा तभी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ पाएगी, यानी कि यहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द मोनोपोली मार्केट। और व्हाई डज मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज? मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज क्यों होता है? क्यों गवर्नमेंट मोनोपोली राइट देती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए? फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर इनोवेशन, रिसर्च के लिए देती है, इनोवेशन के लिए देती है। और अराइज कैसे हो सकता है? क्योंकि एक मैंने आपको बताया पेटेंट राइट मिल जाता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर्स के लिए जो कॉपीराइट मिल जाता है कि आपके प्रोडक्ट को कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा, पेटेंट राइट मिल जाता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर कोई भी उस लोगो को या उस प्रोडक्ट को कॉपी करने की कोशिश करता है तो वो इलीगल माना जाता है, राइट। और पेटेंट लाइफ क्या होता है कि वो जो कॉपीराइट है वो कितने सालों के लिए मिला है, उसकी लाइफ कितनी है, दैट इज व्हाट कॉल्ड पेटेंट लाइफ। और दूसरा, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज कैसे हो सकता है? कार्टल्स बन सकते हैं। कार्टल्स एक वर्ड आपके पास नया आया है, कार्टल्स। कार्टल्स का मतलब होता है ग्रुप बनाना। ठीक है, मान लीजिए कुछ फ्यू सेलर्स हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाए, ठीक है, कि मार्केट के ऊपर हमारा ही होल्ड रहेगा, तो अगर कुछ फ्यू सेलर्स हैं, अगर वो कार्टल्स बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तब भी मार्केट में मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है। और ये मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज क्यों होता है? इसका मेन एम क्या होगा? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमम अर्न करने के लिए मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज होगा, राइट। और एक होता है नेचुरल अकरेंस। नेचुरल अकरेंस क्या होता है? मान लीजिए कोई आइलैंड खरीदा है हमने, तो वहां पे एक वाटर स्प्रिंग अराइज हो गई और हमने वहां पर वाटर किंगडम बना लिया, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा? वाटर किंगडम बना लिया, अब वहां पे कोई और तो है नहीं, तो दैट मीन्स नेचुरली भी कई बार मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और हम बात कर रहे थे कि पेटेंट राइट या पेटेंट लाइफ क्यों मिलता है? फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर इनोवेशन, राइट। सो दिस इज आवर मोनोपोली मार्केट, राइट। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट के ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे मोनोपोलिस्टिक मार्केट की। तो एक्चुअल में हमारी, अगर हम इकोनॉमी में देखते हैं तो मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पर भी क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं एंड सेलर्स। जो बायर्स और सेलर्स हैं वो भी लार्ज हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। एंड द प्रोडक्ट्स विच दे आर सेलिंग आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। जो ये प्रोडक्ट सेल